जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप? देखिए 14 का चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। एशिया का किंग कौन? 9 मार्च तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना कि यही वजह है बनी। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है। वो शिकायतें अब खत्म हो गई हैं। सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें तो इस तरह से जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी और कांग्रेस के भी 2-4 सीट आ जाए नहीं, वो भी साफ हो जाएगी। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। लोकतंत्र का महापर्व, नेताओं का इम्तिहान, जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप? देखिए 14 का चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
एशिया का किंग कौन 9 मार्च तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दो 2014 लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 9 चरणों में किए जाएंगे चुनाव। 7 अप्रैल से 12 मई के बीच होंगे मतदान। 16 मई को होगी मतगणना। आज से चुनाव आचार संहिता लागू। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने कहा चुनाव के लिए तैयार हैं हम, तो बीजेपी ने कहा चुनाव में होगा भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ गुजरात पहुंचे अरविंद केजरीवाल। 7 मार्च को राजकोट जाएंगे केजरीवाल। 6 मार्च को भुज से राजकोट तक करेंगे प्रचार। तिहाड़ में बीती सहारा प्रमुख सुब्रतो राय की रात। कोर्ट ने 20,000 करोड़ लौटाने का पूछा फॉर्मूला। 11 मार्च को अगली सुनवाई। और यूपी में डॉक्टरों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी। इलाज नहीं होने के चलते कई मरीजों की मौत। मारपीट के आरोपी विधायक पर कार्रवाई तेज करने की मांग। नमस्कार, मैं हूं अनूप आकाश वर्मा। चैनल 1 न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग ने 16वीं लोकसभा के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव कुल 9 चरणों में होंगे। पहले चरण में वोट 7 अप्रैल को डाले जाएंगे और काउंटिंग 16 मई को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि लोकसभा के साथ 3 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होंगे। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। आपको बता दें, दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग ने कुल 9 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। पहले चरण में 7 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, दूसरे चरण में 9 अप्रैल को, तीसरे चरण में 10 अप्रैल को, चौथे में 12, पांचवें में 17 अप्रैल को, छठे चरण में 24 अप्रैल को, 7वें चरण में 30, 8वें चरण में 7 मई और 12 मई को 9वें चरण का आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 16 मई को होगी। इस मौके पर संपत ने कहा कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उन्हें नाम दर्ज कराने के लिए एक और मौका मिलेगा। संपत ने कहा कि 9 मार्च तक नए वोटरों को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए देश भर में करीब 9 लाख कैंप लगाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार करीब 81.4 करोड़ वोटर वोट डालेंगे और पिछले चुनाव से करीब 10 करोड़ वोटर ज्यादा हैं। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए और अधिक हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे चैनल हेड जुड़े हुए हैं राजीव रंजन नाग जी और साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, एक खाका तैयार कर लिया गया है, अब बिगुल बज चुका है लोकसभा चुनाव का। क्या देखते हैं मजमून इन सब चीजों को? देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही अब राजनीतिक दलों ने अपने अपने जो सियासी उनके दांव हैं वो अब तेजी से चलना शुरू होंगे। अभी तक तो सब लगे थे, अपनी जोड़ तोड़ में लगे थे, लेकिन जब यह माना जाता है चुनावों का ऐलान हो जाता है तो एक तरह से शंखनाद चुनाव का हो जाता है और चुनाव आयोग ने आज इसका शंखनाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या तीसरे मोर्चे की गठबंधन राजनीति हो, अब एक नया आकार लेते हुए हमें दिखेगी। तेजी आएगी दलों में अगले कुछ दिनों में और ये चुनाव इस मायने में सबसे महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा युवा मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें कई नए प्रयोग इस चुनाव में चुनाव आयोग के स्तर पर होने वाले हैं और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने उन 13 राज्यों में निष्पक्ष चुनाव कराने की होगी जहां पर नक्सलवाद ज्यादा प्रभावी है।
साथ ही इसमें राजीव रंजन जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नोटा का इस बार पहली बार इस्तेमाल होगा लोकसभा चुनाव में, हालांकि दिल्ली में हम इसका उदाहरण देख चुके हैं लेकिन कोई खास असर देखने को नहीं मिला, क्या माना जाए कि नोटा का कुछ इस तरीके से, क्या चुनाव आयोग ने एक तो उसका प्रचार क्या इस तरीके से कर दिया कि आम जनता तक नोटा की पहुंच है, दूसरा क्या कुछ असर देखते हैं आप नोटा? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब दूसरे कंट्रीज के तर्ज पे इंडिया में भी नोटा का प्रावधान किया गया तो एक उन लोगों को राहत मिली जिनका पॉलिटिकल पार्टियों से भरोसा उठ गया है, लिहाजा वो किसी को वोट नहीं देने का एक विकल्प उनके सामने है, जिसको हम नोटा के नाम से जानते हैं। हाल के विधानसभा चुनाव में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां नोटा का इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में लोगों ने ये जाहिर किया कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में भरोसा नहीं रह गया, लिहाजा वो नोटा को प्रेफरेंस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है मनोज की, इस चुनाव में लगभग 10 करोड़ नए युवा मतदाता शामिल होंगे और ये पहली बार ऐसा हो रहा है आज़ादी के बाद, ये 16वें लोकसभा में जब मैक्सिमम संख्या में युवा भाग लेंगे। और ये युवा तब भाग ले रहे हैं जब दिल्ली में युवाओं ने पॉलिटिकल पार्टियों को नकार करके राष्ट्रीय मुद्दों पर, करप्शन के मुद्दों पर, सामाजिक सरोकारों के मुद्दों पर एकत्रित होकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल राजीव जी, आपसे और समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 9 चरणों में चुनाव कराना पड़ रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे इसके पहले भी जहां ऐसा, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने वीएस संपत ने साफ कर दिया है कि वो फ्री एंड फेयर, निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, चूंकि होता क्या है कि चुनाव के दौरान आपको सिक्योरिटी फोर्सेज भेजनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि पहले और दूसरे चरण में सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को टच किया है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने है वो ये कि तीसरा चरण और 5वां चरण, जिसमें सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे और वो हिंदी और मराठी और सेंट्रल जोन के ये लोकसभा सीटें हैं। तो निश्चित तौर पे तीसरा और 5वां चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात और, इस पूरे चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने 16 को ही, मतलब आमतौर पे 22 मई को सरकार का ये टर्म पूरा होगा, लेकिन 5 दिन पहले ही मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, चुनाव संपन्न हो जाएगा, गिनती भी हो जाएगी। तो हो सकता है कि 6 दिनों में क्या समीकरण बनता है, वो 6 दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव के बाद जो अलायंस होने हैं उसके लिए 4-5 दिन वो शायद हाउस ट्रेडिंग हो सकती है, नफा नुकसान उसमें देखा जा सकता है। तो मुझको लगता है कि 6 दिनों में जो गैप है 16 से लेकर के 21 और 22 के बीच में, तो मुझको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां वो साफ करेंगे कि वो किसके साथ गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी। मनोज जी, एक और चीज़ हम समझना चाहेंगे यहाँ पर कि सिर्फ 9 चरणों में मतदान नहीं हुआ, यही चीज़ नहीं बढ़ी है, कहीं ना कहीं जो बजट होता है, जो उम्मीदवार को जो खर्च करने की जो सीमा होती है, उसमें भी इजाफा हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 25 लाख में जो चीज़ हो गई, फिर उसको 2011 में 40 किया गया और अब 70 लाख किया गया है। तो क्या लगता है कि इस बढ़त के बावजूद भी खबरें आती हैं कि करोड़ों रुपया फूका जाता है? देखिए, 2 तरह की बातें थी। कुछ दल थे जो मांग कर रहे थे कि जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से खर्चे चुनाव के बढ़े हैं, उसके बाद इसमें बढ़ोतरी की जाए, और उसे बढ़ा के अभी कैबिनेट ने हाल के में जो फैसला लिया उसे बढ़ा के 70 लाख तक कर दिया गया। लेकिन मुझे एक आशंका लगती है कि इससे धनबल को बढ़ावा मिलेगा। एक तरफ हम देखते हैं राजनीतिक दल धनबल को रोकने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह 70 लाख कर दिया। मुझे लगता है कि आम आदमी चुनाव कैसे लड़ पाएगा ऐसी स्थिति में कि 70 लाख रुपए तो नंबर 1 में खर्चे के होंगे, जो नंबर 2 में करोड़ों रुपए फूके जाते हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। जब आप 70 लाख रुपए की एक आपने सीमा तय कर दी है, तो एक असल सवाल ये उठता है कि एक आम आदमी, एक साधारण आदमी जो चुनाव लड़ना चाहता है, एक छोटी पार्टियां या क्षेत्रीय दल 70 लाख रुपए कहां से खर्च एक उम्मीदवार करेगा? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि इतनी जो राशि जो तय की जाती है, जिसे बढ़ाकर 40 से 70 लाख किया गया, वो कितनी काफ़ी है, ये एक बड़ा इसमें मुद्दा हो सकता है। जिस तरीके की खबरें भी सामने आती हैं कि उसके बावजूद भी काफ़ी रुपया फूका जाता है। मनोज जी, एक और चीज़ समझना चाहेंगे कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो नए मतदाता हैं, जैसा कि इन चुनावों में तकरीबन 10 करोड़ से अधिक नए मतदाता जुड़ेंगे, आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो मतदाता हैं वो लोग वोट देने नहीं जाते। लेकिन हम गत विधानसभा चुनावों का अगर विश्लेषण करें तो वोट प्रतिशत तो लगातार बढ़ता है, जिसको लेकर अब 9 मार्च से चुनाव आयोग भी कैंपेनिंग शुरू कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को जोड़ा जाए। देखिए, पिछले 1 दशक में एक रुझान बदला है, लोगों का मतदान के प्रति उत्साह बढ़ा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं चुनाव अभियान और मीडिया की भूमिका की भी सराहना की जानी चाहिए। कई मीडिया संस्थानों ने विशेष रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया के जरिए अपने अभियान चलाए, एनजीओ ने अभियान चलाए, चुनाव आयोग ने उसके लिए प्रेरित किया। तो मैं ये मानता हूं कि चुनाव के प्रति मतदान का जो अधिकार होता है उसका प्रयोग करने की लोगों में उत्साह बढ़ा है। अपने अधिकार को जानने की, पहचानने की एक
एक उनमें समझ आई है जो हम पहले 60 और 70 के दशक में नहीं देखा करते थे। जहां तक युवा मतदाता की बात है तो अब युवा मतदाता एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। हमने हाल के विधानसभा चुनाव देखे, उसमें तो लगातार प्रतिशत उसमें बढ़ा। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में हाल के जो हुए उसमें युवा मतदाताओं ने जिस तरह से भूमिका निभाई और एक नई पार्टी उभर के सामने आई, आम आदमी पार्टी, माना जाता है कि उसमें युवा मतदाताओं की खासी भूमिका रही उसे जितवाने में और कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बिगाड़ने में। तो मैं मानता हूं कि इस बार भी युवा मतदाता अपने प्रयोग के लिए आगे आएगा। इस देश का युवा अब यह चाहता है कि देश में विकास की राजनीति हो, भारत तरक्की करे, भारत उन्नति करे, और ये इस देश के युवा में है कि भारत सबसे आगे हो। और जब भारत के आगे होने की बात की जाती है तब वो प्रक्रिया मतदान के जरिए ही होगी। मतदान से नई सरकार बनेगी और नई सरकार एक भारत को शक्तिशाली संपन्न राज्य बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगी। बिल्कुल, एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देना जरूरी है और आम लोगों को जोड़ना जरूरी है। और ज्यादातर युवा जो इस बार तकरीबन 10 करोड़ नए मतदाता जुड़ रहे हैं, तो वो भी एक नया उत्साह उसको भी लेकर रहेगा आगामी लोकसभा चुनावों में। राजीव जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरीके से नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं, तकरीबन 13 राज्य नक्सल प्रभावित, तो ऐसे में चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी वहां पर चुनाव कराना। गृह मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 42% जो भूमि है, जो हम कहते हैं कि पशुपति से तिरुपति तक, दैट नेपाल से लेकर तिरुपति तक, आंध्र प्रदेश तक ये रेड कारपेट एरिया है, तो सरकार ने माना है कि लगभग 16 जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, लिहाजा वहाँ डेवलपमेंट को ग्रहण लगा है और सरकार को विकास कार्यों में दिक्कत हो रही है। निश्चित तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इन इलाकों में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना मुश्किल होगा। और एक जो समस्या और आएगी कि हो सकता है कि बड़ी संख्या में मतदाता हिंसा की संभावना के मद्देनजर चुनाव से अपने को वंचित रखें, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। उसके बाद ये जो 9 चरण में चुनाव करवाया है सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने, उसका मूल मुद्दा यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को डाइवर्ट करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय रहेगा और पूरे फोर्सेस को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे पिछली बार के तुलना में इस बार उम्मीद की जा रही है कि हिंसा रहित चुनाव होगा, क्योंकि वैसे कोई बहुत बड़े ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिसको लेकर के चुनावी माहौल में कोई दिक्कत होगी। हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में कोई समस्या हो, लेकिन चूंकि तेलंगाना के विभाजन के बाद वो समस्या भी खत्म होती दिख गई है। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आमतौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में वाकई एक बहुत चुनौती होती है, तो आप इस पर क्या कहेंगे, किस तरीके की चुनौती रहेगी आगामी लोकसभा चुनाव? राजीव जी जो नक्सलवाद को लेकर चुनौती और चिंता प्रकट कर रहे थे, अगर आप देखें हाल के विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में पिछले साल जून और जुलाई में जो एक बड़ा कांड हुआ नक्सलियों ने करा, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो प्रदेश के छत्तीसगढ़ में थे उसमें मारे गए, एक काफी राजनीतिक नुकसान छत्तीसगढ़ में उठाना पड़ा। जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, नक्सली जो हैं वो अपने गन के जरिए जो बैलेट की लड़ाई है उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, बुलेट के जरिए बैलेट को बदलने की कोशिश वो करते हैं। झारखंड बहुत बड़ा प्रभावित इलाका है, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट आता है, बिहार का कुछ पार्ट आता है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे कुछ इलाके हैं, ऐसे लगभग 13 करीब राज्य हैं जिसमें नक्सलियों का कुछ जिलों में असर है और वो कहीं ना कहीं अपनी बंदूक के दम पे उन राजनीतिक और जमीनी पोस्टर भी छापते रहते हैं कि चुनाव का बहिष्कार, वो कभी कभी लगातार करते हैं भ्रष्टाचार करें। लेकिन हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में देखा, कई राज्यों में दूसरों में देखा कि लोगों ने नक्सलियों की इन अपीलों को कभी तवज्जो नहीं दी और उन्होंने घरों से निकलकर वोट दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से ये चुनौती लेकिन सरकार के लिए रहेगी, चुनाव आयोग के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक चुनौती रहेगी, नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाए। आगे आपसे जानना चाहेंगे मनोज जी, जिस तरीके से अब तारीखों का ऐलान हो गया है और अब चुनावी बिगुल पूरी तरीके से बच चुका है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों की समीक्षा किस तरीके से करते हैं? क्योंकि अभी कांग्रेस ने जो है अभी सूची, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का भी नपा तोला ऐलान किया है, आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 70 ऐलान कर दिए, तो ऐसे में अभी क्या रफ्तार देखते हैं आगे राजनीतिक दलों? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो बीजेपी अभी तक अपनी हवा बनाने में मोदी के नाम के जरिए लगी थी। वो हवा कितनी बनी कितनी नहीं बनी, अब चुनाव की घोषणा हो गई है, मतदान होगा और फिर काउंटिंग होगी, उसके बाद पता चल जाएगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ी, सफल रही, 28 सीटें जीती, लेकिन अब पहली बार लोकसभा में हाथ आजमाने उतर रहे हैं। देखना होगा उनको भी कि लोगों का उनके प्रति अभी भी विश्वास बना हुआ है या उनसे मोहभंग हुआ है।
कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के सामने महंगाई, भ्रष्टाचार चुनौती है, लेकिन राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की 10 साल की हैं और उसके जरिए वो लोगों को अपनी तरफ रुझान में लाएं, उनका वोट मांगे, महंगाई और भ्रष्टाचार से अलग हटके अपनी जो उपलब्धियां हैं सरकार की उसको उपलब्धियां गिना रहे हैं अपनी, उन उपलब्धियों के कारण वो एक बार संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस और यूपीए सरकार है जिसने विकास के तमाम काम करे हैं, कई ऐसी सकारात्मक योजनाएं शुरू की हैं जिससे जमीन पे आम जनता को लाभ हुआ है, लेकिन इसका लाभ कितना हुआ उसका भी फैसला इन चुनावों से होगा। बिल्कुल। राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी को मान लिया जाए कि अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती है? निश्चित तौर पे अभी आज ही आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि हम डेंट करेंगे, मीन्स वो ये मान के चल रहे हैं, गवर्नमेंट उनकी तो खैर नहीं बनेगी, लेकिन वो ये मान के चल रहे हैं कि वो शहरी इलाकों में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को डेंट करेंगे, उनमें सेंध लगाएंगे। निश्चित तौर पे देश का एक बड़ा युवा वर्ग को लगता है कि अरविंद केजरीवाल करप्शन फ्री देश की बात कर रहे हैं, नेशन की बात कर रहे हैं, वो आम आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से उनका पूरा शासन 49 डेज का एक्सपोज हुआ और जिस तरह से चीज़ें चली की गई, उसको लेकर के एक बड़ी संख्या में युवाओं में असंतोष है और मुझको लगता है कि राजधानी दिल्ली में अकेले उनको भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जो असेंबली में जितने फीसदी वोट उनको मिले थे, आने वाले चुनाव में उनको मुश्किल होगी दिल्ली में। तो मुझको लगता है कि एक स्थिति हो गई है कि अगले 2 महीने में या चुनाव तक मोहभंग की भी स्थिति होगी, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि आप पार्टी देश के पॉलिटिकल पार्टियों के लिए चुनौती बन गई है और कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक में डेंट करने की स्थिति में है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मुख्य धारा में तो है, लड़ाई में तो है, क्यों मनोज जी इसको माना जाए कि लड़ाई में तो आम आदमी पार्टी है? देखिए, मैं नहीं मान, के लिए तो है, देखिए मैं वोट कटवा साबित हो सकती है। मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूं। दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव था उसकी एक अलग हवा थी, एक अलग बात थी। 49 दिन का जो उनका शासन रहा और जो विफलताएं उनके हाथ लगी वो भी देश की जनता के सामने है। केजरीवाल जी ने किस तरह शासन किया और किस तरह वो शासन छोड़ के भागे, ये भी देश की जनता ने देखा। देखिए, लोकसभा का चुनाव एक राज्य का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, इस देश का युवा निराश है, भ्रष्टाचार से निराश है, महंगाई से लोग निराश हैं, लेकिन देश के राष्ट्रीय स्तर पर कई और विकल्प भी देश के सामने हैं। क्या आज केजरीवाल या आम आदमी पार्टी में जो दिल्ली में शासन नहीं दे पाए, वो किस मुंह से जाएंगे देश की जनता के सामने कि भाई हमें आप कांग्रेस और भाजपा के विकल्प के रूप में आप दिल्ली की गद्दी हमको दीजिए, केंद्र की सरकार हमको चलाने का मौका दीजिए? किस आधार पर वो लोगों से सुशासन की बात करेंगे? जो दिल्ली में उन्होंने जो कुछ किया, तो मुझे लगता नहीं है कुछ अगर हम 25-30 सीटें छोड़ दें जिस पर थोड़ा बहुत वो प्रभाव डाले, मैं ये नहीं कह रहा कि जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी हवा उनकी भी है, प्रभावित कर सकते हैं, कुछ वोट ले सकते हैं। और मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में वो अधिकांश सीटों पर वोट कटवा पार्टी के रूप में साबित होंगे, जीतेंगे कम, हरवाने जितवाने में मुंह का ज्यादा निभाएंगे। मैंने कहा कि डैमेज तो करेंगे, डेंट करेंगे वो जी। बिल्कुल। राजीव जी, एक और चीज समझना चाहेंगे, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की हवा की बात की जा रही है, जो बीजेपी लगातार एक हवा बनाने में लगी हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण राज्यों में अगर देखें तो वहां पर बीजेपी की स्थिति वाकई नाजुक है। चाहे वो तमिलनाडु की बात हो, चाहे आंध्र प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश में भी उनकी 10 सीटें, बिहार में भी चुनौती है उनके लिए, और पश्चिम बंगाल में भी स्थिति नाजुक है। तो क्या माना जाए, उड़ीसा में भी हालत सही नहीं है पार्टी की, पूर्वोत्तर में भी पार्टी की हालत कमजोर। तो जो हवा की बात की जा रही है, वो हवा जमीनी हकीकत में सार्थक कितनी है? निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है। अगर बीजेपी इस बार चूकती है तो शायद उनके लिए बाद में और मुश्किल होगी, क्योंकि जिस तरीके से मोदी ने 6 महीने से पूरे देश में यात्रा करके एक माहौल बनाया है और एक वातावरण बना, एक प्रमुख विकल्प के रूप में, सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख विकल्प के रूप में वो देखे जा रहे हैं। मुझको लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि चुनाव के बाद कुछ पार्टियां सरकार बनाने में उनको सहयोग करें, चाहे सरकार में शामिल होकर के या बाहर से। लेकिन अभी जो स्थिति हुई है कि उनके खुद के अपने जो इलाज थे 1999 से लेकर 2004 तक, वो इलाज उनके साथ आज नहीं है, तो उनको काफ़ी मुश्किल तो होगी। लेकिन मुझको लगता है कि जो प्रेडिक्शंस हैं, जो चीज़ें आ रही हैं सर्वे में, उससे लगता है कि वो बढ़त की ओर हैं और शायद पहली बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी गठबंधन तो आएगी ही। गठबंधन तो आएगी। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये इस बात से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में नरेंद्र मोदी मैदान में अकेले खड़े? कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया, तीसरे मोर्चे ने ऐलान नहीं किया और बाकी लोगों ने ऐलान नहीं किया। तो क्या लगता है कि ये जो पूरी लड़ाई अकेले ही मोदी मैदान में तलवार भांज रहे हैं?
देखिए, अभी तक की स्थितियों से तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी ये कह के अपने आप को बचा लिया कि भाई उनके जब सांसद चुन के आएंगे, उनका संसदीय दल तय करेगा कि पीएम कौन होगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बचाने के लिए दांव खेला है कि अगर राहुल को एज ए प्राइम मिनिस्टर वो आगे करते तो एक तो मनमोहन सिंह के मुद्दे पर क्या जवाब देते, दूसरा अगर चुनाव में हार होती तो उसका सीधा ठीकरा राहुल गांधी के सिर आता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से इस चुनाव में बच रही है अब तक। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो मैं उसे अभी बहुत ज्यादा गिनती में नहीं रखता। तीसरे मोर्चे ने भी साफ कर दिया कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे कौन पीएम होगा, जयललिता होंगी या मुलायम सिंह होंगे या कोई और होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपना उम्मीदवार और अपनी नीति नरेंद्र मोदी साफ कर दी और साफ देश की जनता के सामने एक नेतृत्व रखा है। अब देश की जनता को तय करना है कि भाई चुनाव के बाद हमें प्रधानमंत्री चाहिए या चुनाव से पहले जिस पार्टी ने पीएम घोषित करा उस पर मोहर लगानी है। यह फैसला देश की जनता देगी। बिल्कुल, देश की जनता फैसला करेगी और तस्वीर जब भी साफ हो पाएगी 16 मई के बाद, जब परिणाम आ जाएंगे सभी लोकसभा चुनावों के, उसके बाद ही स्थिति कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को आगे कर दिया है बीजेपी ने और अन्य दलों ने अभी अभी अपने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों को पीछे खींचा, ऐसे में क्या माना जाए जो तीसरा मोर्चा है, तीसरा मोर्चा जो बार बार चुनावों के समय हुंकार भरने लगता है, उसमें कितनी दरार पड़ सकती है और आने वाले चुनाव में उसमें से कितने लोग इधर से उधर जा सकते हैं? निश्चित तौर पे तीसरा मोर्चा का कमजोर कड़ियां कौन सी वजूद नहीं दिख रहा है। दूसरी बात ये कि मुलायम सिंह ने खुद माना है कि चुनाव के बाद तीसरे मोर्चे का कोई विकल्प बन सकता है, लेकिन गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में वो तो ये गठबंधन तो बिल्कुल ही नहीं है। इसका सबसे अधिक जो क्षति होनी है वो होगी कांग्रेस की। क्योंकि कांग्रेस का सेक्युलर वोट बैंक ये काटेंगे, क्योंकि ये एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी जमात है, तो एक तो वोट बैंक काटने की स्थिति में वो होगा। लेकिन मुझको लगता है कि उसके अंदर भी एक विरोध है, अंतर्विरोध है और पार्टियों की एक राय नहीं है। वो सिर्फ इस मौके पे केंद्रीय राजनीति में अपनी दखल बनाए रखने के लिए वो सक्रिय हो गए हैं। मुझे उसका कोई वजूद नहीं है और मुझको लगता नहीं है कि देश का मतदाता ऐसे ग्रुप को मतदान करेगा जो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा। मनोज जी, क्या माना जाए तीसरे मोर्चे का क्या एजेंडा है, क्या उनकी तैयारियां हैं और किस एजेंडे के तहत वो मतदाताओं के पास जाएंगे और उनमें कितना जनता विश्वास करेगी? देखिए, जैसा राजीव जी ने कहा कि तीसरा मोर्चा मुझे अंतर विरोधों से घिरा हुआ नजर आता है। ममता बनर्जी अलग हैं, वो चौथे मोर्चे की बात करती हैं। नीतीश कुमार झारखंड में बाबूलाल मरांडी के साथ गठबंधन करने में लगे हैं। शरद यादव यहाँ तीसरे मोर्चे की बैठकों में जाते हैं। नीतीश कुमार कैंप से खबर आ रही है कि वो कांग्रेस से हाथ मिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं और कांग्रेस से खबर आती है कांग्रेस लालू प्रसाद के साथ ही चुनाव लड़ने में इच्छुक है। जयललिता उधर अपना डुगडुगी बजा रही हैं, लेफ्ट पार्टी के साथ जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के जो रणनीतिकार हैं वो भी जयललिता के साथ जुड़े हुए हैं। नवीन पटनायक कौन सा पत्ता खेलेंगे चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, ये भी क्लियर नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये तीसरे मोर्चे की जो राजनीति है वो अंतर विरोधों से घिरी हुई है। इसमें अब कांग्रेस भी लूज कर रही है, अपने घटक दल उससे दूर जा रहे हैं। बीजेपी के साथ कुछ नए दल आ रहे हैं। जैसे रामविलास पासवान के बारे में यह माना जाता था कि वो कांग्रेस यूपीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक ऐसी पलटी रामविलास पासवान जी ने खाई, उनकी लोक जनशक्ति पार्टी ने खाई कि वो जिस बीजेपी को अभी तक 6 महीने पहले कोस रहे थे उसी के साथ खड़े हो गए। जिन नरेंद्र मोदी को लेकर 2002 में उन्होंने यूपीए सरकार, एनडीए सरकार छोड़ी थी, उसी नरेंद्र मोदी के साथ आज वो देश की जनता से वोट मांग रहे हैं। तो अभी समीकरण कितने बगड़ेंगे, समीकरण अभी और भी बदल सकते हैं और भी कई राजनीतिक दल हैं जो या तो एनडीए या फिर यूपीए में शामिल हो सकते हैं। चर्चा यहाँ बनी रहेगी हमारे साथ, लेकिन अभी यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। वेदोवास हर्बल, आपके बालों के लिए सर्वोत्तम उपहार। वेदोवास हर्बल प्रोडक्ट्स। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की
हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। लोकतंत्र का महापर्व, नेताओं का इम्तिहान, जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप? देखिए 14 का चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। एशिया का किंग कौन? 9 मार्च तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल। देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। लोकतंत्र का महापर्व, नेताओं का इम्तिहान, जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप? देखिए 14 का चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
एशिया का किंग कौन 9 मार्च तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। – 2014 लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 9 चरणों में किए जाएंगे चुनाव। 7 अप्रैल से 12 मई के बीच होंगे मतदान। 16 मई को होगी मतगणना। आज से चुनाव आचार संहिता लागू। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने कहा चुनाव के लिए तैयार हैं हम, तो बीजेपी ने कहा चुनाव में होगा भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ गुजरात पहुंचे अरविंद केजरीवाल। 7 मार्च को राजकोट जाएंगे केजरीवाल। 6 मार्च को भुज से राजकोट तक करेंगे प्रचार। तिहाड़ में बीती सहारा प्रमुख सुब्रतो राय की रात। कोर्ट ने 20,000 करोड़ लौटाने का पूछा फॉर्मूला। 11 मार्च को अगली सुनवाई। और अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले ने भारत ने जीता टॉस। पहले गेंदबाजी का फैसला। एशिया कप के फाइनल से बाहर हो चुकी हैं दोनों टीमें। नमस्कार, चैनल 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप आकाश वर्मा। चर्चा जारी है। लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने पूरा खाका तैयार कर दिया है। किस दिन कहां चुनाव होने हैं। 9 चरणों में चुनाव किया जाएगा। 7 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा और 12 मई तक ये चुनाव चलेगा और उसके बाद 16 मई को मतगणना होगी और उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बननी है। 1 जून को सरकार बन जाएगी और 31 मई तक अंतरिम सरकार का समय। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन नाग जी और मनोज वर्मा जी लगातार स्टूडियो में मौजूद है। मनोज वर्मा जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी कि लोकसभा चुनावों के लिए इस बार जो राशि बढ़ा दी गई है, जिसे पिछले लोकसभा चुनावों से अब की 25 से 70 कर दिया गया है, इस पर चुनाव आयोग कहता है कि हम नजर रखेंगे। सवाल यह है कि काफी कितना है और नजर कैसे रखी जाएगी। देखिए, ये तो एक घोषित तौर पे अब कर दिया गया है। कैबिनेट ने फैसला लिया 70 लाख करने का, लेकिन चिंता उस पैसे की ज्यादा होती है जो काले धन के रूप में चुनाव में बाहर आता है। जो नंबर 1 में पैसा सामने आता है उसका तो आप हिसाब किताब शो कर देते हैं, लेकिन जो अंडर टेबल पैसा चलता है, जो शराब बांटने के रूप में चलता है, जो तोहफे बांटने के रूप में चलता है, उस पैसे का हिसाब किताब नहीं होता। और जो सबसे बड़ी हम बात करते हैं लोकतंत्र, जो भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले 2 चीजें रही हैं, एक धनबल और बाहुबल। बाहुबल को हम कैसे रोकेंगे, ये एक सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने है। धनबल को कैसे रोका जाएगा, ये चुनाव आयोग के सामने है। अभी पिछले 5 राज्यों चुनाव में हमने देखा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर, मैं कहूंगा ऐसा काला धन के रूप में काफी पैसा पकड़ा, जिस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं था। कहां से निकाला गया, कहां रखा गया, किसने निकाला, इस तरह का तमाम पैसा पकड़ा गया। शराब की बोतलें पकड़ी गई, हथियार पकड़े गए। तो कुल मिलाकर मैं कहूं कि चुनाव आयोग के सामने धनबल और बाहुबल ये दोनों ही अभी चुनौती के रूप में खड़े हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने स्तर पे तमाम ऐसे कदम उठाए हैं ऑब्जर्वर रखे जाएंगे जगह जिसपे अंकुश लगे, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या और है, वो है पेड न्यूज की, जिस पर मैं समझता हूं राजीव भाई और ज्यादा विस्तार से इस पे प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, पेड न्यूज भी चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और लंबे समय से चुनाव आयोग इस पर नकेल कसने की कवायद करता रहा, लेकिन कोई खास असर देखने को नहीं मिला। अनुप, सवाल चुनाव के लिए ये चुनौती नहीं होगी, ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि लोकतंत्र में पैसे के बल पे वोट खरीदे जाते हैं, लोगों को प्रभावित किया जाता है। और 2009 में प्रेस काउंसिल के उस रिकमेंडेशन को ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें पेड न्यूज़ को नए सिरे से हमने परिभाषित किया था। और उसके तहत उसके बाद से ही आपको पता होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव 2009 में अकेले आंध्र प्रदेश में 350 करोड़ रुपए का पेड न्यूज हुआ। दूसरे राज्यों के हिसाब तो अलग हैं। निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन पेड न्यूज के इशू पर गंभीर तो दिखता है, लेकिन कार्रवाई करने की जो स्थिति है वो बहुत धीमा है। अभी क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे उन्होंने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक एमएमसी मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है, जो मीडिया में खबरों को पर तो नहीं, लेकिन जो पैसे देकर खबर छपाने की प्रवृत्ति और चलन बढ़ा है उस पर नजर रखता है। अब वो कमेटी
की स्थिति यह है कि अब कंटेंट में क्या छापा जा रहा है, किसको सपोर्ट किया जा रहा है, शायद उसमें ही पेड न्यूज, उसमें ही पैसा लिया गया होगा। उन चीजों को समझने के लिए अलग से कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ उन चीजों पर नजर रखा जा रहा है जो पैसे देकर खबर छपाई जा रहे हैं। मतलब एक खबर, एक ही तरह की खबर 4 अखबार में छप रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन राजीव जी ये चुनौती ये भी होगी कि आखिर पेड न्यूज की परिभाषा क्या है, उसको परिभाषित करना बहुत बड़ी चुनौती नहीं, परिभाषित तो वो साफ है बिल्कुल। एक तरह की खबर अगर दूसरे अखबार में छपता है नाम चेंज करके, तो निश्चित तौर पर वो पेड न्यूज की परिभाषा में आता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर वो पेड न्यूज की परिभाषा में, और कहीं ना कहीं इसलिए चुनाव आयोग के लिए ये चुनौतियां ज्यादा हैं कि किस तरीके से जो है चुनाव कराया जाएगा, और उसमें खासकर नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती होगी। इसके अलावा पेड न्यूज पर नकेल कसना चुनाव आयोग के लिए चुनौती होगी। चुनौती ये भी होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरीके से जो है मतदान में शामिल किया जाए। चुनौती यह भी होगी कि किस तरीके से जो लोग चुनावों से विरक्ति हो जा रही है कि आम मतदाता जो चुनाव में मतदान करने से जो है अब कतराता है। तो ये सभी तमाम चुनौतियां कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए भी हैं और लोकतंत्र के लिए भी हैं। इस चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव रंजन नाग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनोज वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की अब तस्वीर साफ हो गई है, एक खाका वो तैयार किया जा चुका है कि लोकसभा चुनाव किस तरीके से होंगे। 9 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, 7 अप्रैल से लेकर और 12 मई तक ये चुनाव होना है। 9 चरणों में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि 16 मई को ये मतगणना होगी, और उसके बाद 31 मई तक सरकार का अंतिम समय है, और उसके बाद 1 मई को नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो एक पूरा गणित तैयार किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने पूरी स्थिति इसकी साफ कर दी है, कहां पर कैसे कैसे चुनाव होना है। एक पूरा हम आपको जिस तरीके से बता रहे हैं कि पंजाब में 30 अप्रैल को मतदान होगा, इसके अलावा